नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसके अंतर्गत हम आज अध्याय 3 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है सरकार क्या है। इसके पहले की वीडियो में हम यहाँ पर 2 अध्याय को देख चुके हैं। तो आज हम अध्याय 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सरकार क्या है। तो इस चैप्टर के अनुसार हम देखेंगे कि सरकार हम उन निश्चित व्यक्ति के समूह को कहते हैं जो नियम एवं कानून के अनुसार देश में शासन करती है। यानी कि प्रत्येक देश को चलाने के लिए वहाँ पर नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसी के अनुसार वहाँ की सरकारें काम करती है। तो यहाँ पर हम उदाहरण में भारत को देखेंगे। तो भारत में जो है सरकार का चयन जनता करती है। तो कुछ निश्चित व्यक्ति यानी कि कुछ व्यक्ति का यहाँ पर समूह होता है जो सरकार के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्र के लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि इस देश को किस तरीके से चलाना है, उसी के अनुसार ये काम करते हैं। जनता को आदेश देते हैं और जनता उसका पालन करती है। तथा सरकार को हम देख सकते हैं कि ये देश की सुरक्षा तथा सीमाओं को सुरक्षित रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। दूसरे देश के साथ किस तरीके का संबंध रखना है, किस तरीके से पेश आना है, इन सारे चीज़ों का ध्यान रखती है। और साथ ही नागरिकों की जितनी आवश्यक जरूरी चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को उपलब्ध कराती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का काम सरकार ही करती है। तो आइए यहाँ पर हम प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जो सरकार है वो 3 स्तर पर काम करती है। एक हमारा राष्ट्रीय स्तर हुआ, दूसरा राज्य स्तर हुआ और तीसरा स्थानीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर में हम क्या देखते हैं कि ये सरकार पूरे देश की जनता को ध्यान में रखकर काम करती है। जबकि राज्य स्तर में हम क्या देखते हैं कि पूरे राज्य को ध्यान में रखकर यहाँ पर राज्य की सरकारें काम करती है। जैसे कि हरियाणा की सरकार हुई तो हरियाणा की जनता को ध्यान में रखकर जितने भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं वहाँ की जनता की, इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने का कार्य यहाँ की सरकारें करती हैं। स्थानीय स्तर की सरकार में हम देखेंगे कि यहाँ पर स्थानीय स्तर को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। स्थानीय स्तर में हम देखेंगे जैसे गांव, शहर, मोहल्ला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचायत चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच आदि आते हैं। तो ये इनका काम है कि जितने भी आवश्यकताएं हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको उपलब्ध कराना। तो आइए हम यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के अंदर के प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न रहता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पेज नंबर 31 में है। अखबार की सुर्खियों को देखिए और इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। यानी कि जो हेडिंग होता है, सुर्खियां होता है, उनको देखने को यहाँ पर बोला गया है। तो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये सारा चीज़ है, जैसे कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री आदि चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। तो इसका उत्तर में हम यही चीज़ देखेंगे जो हमारा ऊपर दिया गया है। तो सरकार से मांगे गए काम की सूची जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। जो काम करने वाले हैं वो अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, यानी कि बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि उनके जो घर होता है रहने का वो सारा बिखर जाता है, पानी में बह जाता है। उनके पास कुछ भी खाने पीने की भी कुछ भी नहीं रहता उनके पास। तो यहाँ पर सरकार का कार्य है कि उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराए और रहने की घर की व्यवस्था भी दे। प्याज की दर में उछाल यहाँ पर देख सकते हैं।
तो सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, यानी कि जो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वहाँ पर न्यायाधीश की मांग की जा रही है। 5 और न्यायाधीश की मांग की जा रही है। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। और 6 नंबर देख सकते हैं कि सरकार ने 15,000 से यहाँ पर 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सूखाग्रस्त गांव घोषित किया जाता है जहाँ पर, तो वहाँ के लोगों को कुछ राशि दिया जाता है, सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। प्रश्न 2 देखेंगे कि क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है, यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा करने को बोला जा रहा है। ये पेज नंबर 31 में है, तो आप इसे अध्यापक की सहायता से कक्षा में चर्चा करेंगे। प्रश्न 3 है कि क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। पेज 32 में है। तो सरकार के कार्य में हम देख सकते हैं कि सरकार का काम होता है देश की सुरक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देश के साथ कैसे संपर्क बनाए रखना है, कैसा व्यवहार करना है, इन सारे चीज़ों का जो कार्य है ये सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है। नए उद्योग की स्थापना करना, नए नए फैक्ट्री लगाना, दूसरे देश से व्यापार करना, खेलों के विकास के लिए भी काम करना, इन सारे जो कार्य है ये सारे वो सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है। 4 नंबर है, नीचे की तालिका में दिए गए कथन पर नजर दौड़ाएं और क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंध है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, स्थानीय स्तर से संबंधित है कि राज्य स्तर से संबंधित है या राष्ट्रीय, यानी कि इन तीनों में से किसका कार्य है, ये किसका काम है। यहाँ पर निशान लगाने को बोला जा रहा है, पेज नंबर 34 में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, तो ये किसका है काम, तो राज्य सरकार का काम है। बी नंबर हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, ये किसका काम है, तो राज्य सरकार का काम है। सी नंबर हम देख सकते हैं कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, यानी कि कुआं कहाँ पर लगा ये खुदवाना है, तो ये किसका काम है, सी नंबर हमारा हो जाएगा, ये काम है स्थानीय सरकार का काम। स्थानीय सरकार में हम देखे थे कि गांव मोहल्ला का काम जो आता है वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। डी नंबर है, जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय, तो ये किसका काम है, राज्य का है कि राष्ट्रीय का है या स्थानीय सरकार का है। तो डी नंबर में हम देखेंगे ये काम राष्ट्रीय स्तर का है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ई नंबर है हमारा, तो ये किसका काम हो सकता है, तो राज्य सरकार का काम हो सकता है, राज्य स्तर की सरकारें का काम है। एफ नंबर है, भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, यानी कि दूसरे देश के साथ संबंध बनाने का निर्णय कौन ले सकता है, तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार यहाँ पर निर्णय ले सकती है, ये राष्ट्रीय स्तर का काम है। 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय किसका काम हो सकता है, तो ये भी राष्ट्रीय स्तर की सरकार का काम है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, पेज नंबर 35 में है, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार करें कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि कानून के अनुसार मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है।
यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस का मेडिकल स्टोर चलाता है और उसमें वो पकड़ा जाता है तो उसे जो सज़ा होती है वो जेल की सज़ा भी हो सकती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आप अपने जवाब में 2 कारण लिखें। ये पेज नंबर 36 में प्रश्न दिए गए हैं। तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकता और समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं लोकतंत्र में, और लोग अपनी आवश्यकता और समस्या के अनुसार ही निर्णय यहाँ पर लेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? तो पेज नंबर 36 में है, तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। जो शासन की व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता को अधिकार है कि वो सरकार का चयन कर सकती है, और हम इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहेंगे क्योंकि भारत जो है काफ़ी विशाल देश है, बड़ा है, और यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, और सभी लोगों की शासन में भागीदारी के लिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी है। लोकतंत्र में क्या है कि जनता खुद से ही सरकार का चयन करती है मताधिकार के आधार पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ सबसे अच्छी है। तो हम यहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था को ही चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी को अधिकार मिला हुआ है कि वह सरकार का चयन कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए कथन में जो गलती है उसे सुधार कर लिखें। पहला नंबर है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने का छूट होता है। तो बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र में होता है। राजतंत्र में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम उत्तर में देखेंगे कि यह कथन गलत है। राजतंत्र में नागरिक को अपने पसंद का नेता चुनने का कोई भी छूट नहीं होता है, बल्कि राजा के बाद उनका पुत्र शासन करता है। वहाँ पर वंशानुगत शासन व्यवस्था होता है राजतंत्र में, यानी कि राजा का बेटा, फिर उसके बेटा, फिर आगे जो उसके बेटा रहेगा वो शासन करते हुए ये लोग आते हैं। दूसरा नंबर है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो यह भी कथन गलत है। लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार को चुनी जाती है, जनता ही सरकार को चुनती है तथा जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है, तभी जनता के ये सरकार सत्ता में आती है। तो यहाँ पर जनता के हाथ में सारा अधिकार है, ताकत, शासन करने की ताकत जनता के हाथों में है, एक राजा के पास नहीं है। जनता चाहे तो यानी कि सरकार या राजा को हटा भी सकती है लोकतंत्र में। 3 नंबर है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो यह भी गलत है। राजतंत्र में लोग राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार बताने पड़ते हैं। तो राजतंत्र में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर राजा की जो इच्छा रहती है वही होता है। राजा या रानी जो होते हैं उनकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य चलता है। 9 नंबर है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ पर महिला और गरीबों को संघर्ष करना पड़ा
सरकार के काम में भाग मिले, उनको भी अधिकार मिले। यहाँ पर महिला द्वारा मताधिकार के लिए मत देने के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। यहाँ पर इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और बाद में उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। अंग्रेजी में इसे सफरेज यानी वोट देने का अधिकार कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सफरेज कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि बहुत से पुरुष मतलब युद्ध में थे, लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। यानी कि जो पहले पुरुष काम करते थे तो यहाँ पर युद्ध में वो लोग चले गए, तो इसके बदले में महिलाओं को बुलाया गया उस काम को करने के लिए। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि ये काम महिला नहीं कर सकती है। उनका जो सोच था पहले ये था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके कामों को देखकर ये लोग आश्चर्यचकित हुए। इस तरह महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार की मांग की महिलाओं और उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं और भूख हड़ताल पर भी बैठीं ताकि उनको मत देने का अधिकार मिले। अमेरिका में औरत को वोट देने यानी मत देने का अधिकार 1920 में मिला, यानी कि आखिरकार इनको सफलता मिली ही महिलाओं को, क्योंकि पहले इनको वोट यानी मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद इनको मिला। तो यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका में 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरत को यह अधिकार कुछ साल बाद यानी 1928 में मिला। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो प्रश्न है क नंबर पेज नंबर 37 में है कि महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। यानी कि सफरेज का यहाँ पर अर्थ होता है मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार। महिलाओं ने मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार मिले उनको, इसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, जिसे हम महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। ख नंबर है अमेरिका तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कब मिला था। ये पेज नंबर 37 में है। अमेरिका में 1920 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला और इंग्लैंड में 1928 में मिला इनको। प्रथम विश्व युद्ध के समय महिला के कामों में किस प्रकार का परिवर्तन आया। पेज नंबर 37 में है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से जो पुरुष थे युद्ध में यानी लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो काम पहले पुरुष करते थे और यह माना जाता था कि महिलाएं इन काम को नहीं कर सकती हैं। तो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं के कामों में परिवर्तन आया। लोगों को मानना था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो जितने भी पुरुष थे वो युद्ध में बिजी थे, तो इसके लिए जो भी काम थे महिलाओं को बुलाया गया और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, जो लास्ट में हमारा प्रश्न रहता है अभ्यास के। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। एक सूची बनाने को बोला जा रहा है कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि सरकार कुछ लोगों का समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है कि देश की शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाए कि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो और देश का भी अधिक से अधिक विकास हो। इन नियम को अपने देश में रहने वाले जनता पर लागू करती है। सरकार जो है ये नियम को लागू करती है जनता पर।
सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि देश की सीमा की रक्षा करना, ताकि कोई दूसरा देश आक्रमण ना करे, तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा नंबर है देश के लोगों को यानी कि जनता को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि। देश में लोक कल्याणकारी योजना लागू करना, जिससे जनता और देश दोनों का विकास हो। विपदा के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना, समस्या के समय जो भी जनता के समस्या है उनको दूर करने का कार्य सरकार का काम है। यहाँ पर देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। तो इस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। प्रश्न 2 है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इस सब के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के संसाधन पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधन का उपयोग कर सकें। कोई एक व्यक्ति का इस पर अधिकार ना हो, बल्कि सभी लोग इन संसाधन का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश की जो शासन व्यवस्था है सुचारू रूप से चले और देश और जनता का दोनों का कल्याण हो। यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण क्या है? तो लक्षण में हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है, यानी कि जिनका 18 वर्ष हो चुका है उन्हें वोट देने का अधिकार मिला हुआ होता है, वो सरकार का चयन कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं कि सरकार को भी यहाँ पर जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने क्या कार्य किया है और कौन सा काम बाकी है, जिससे देश का विकास हो और जनता का भी कल्याण हो। अगला प्रश्न है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? यानी कि यहाँ पर हम देखें कि महिला को मत देने का अधिकार से संबंधित यह आंदोलन है। पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिला था और काफ़ी संघर्ष के बाद इन्हें मत देने का अधिकार मिला। सबसे पहले हम अमेरिका में देखते हैं कि इनको 1920 में मिला महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और इंग्लैंड में 1928 में मिला। तो यहाँ उत्तर में देखेंगे कि महिला द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया ताकि इनको भी मत देने का अधिकार मिले। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के काम में भागीदारी का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष ही भागीदारी होते थे। महिला को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा ताकि इन महिलाओं को भी अधिकार मिले, तो इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य को किया, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध समय पुरुष जो थे वो युद्ध में बिजी थे, तो उनके बदले महिलाओं को यहाँ पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमता के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया। लोगों को लगता था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिखाया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने में भी योग्य हैं, यह डिसीजन भी ले सकती हैं। इसके बाद अमेरिका में क्या हुआ कि औरतों को वोट देने यानी मत देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ और इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। लास्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क यानी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचार से सहमत नहीं था। कुछ लोग का मानना था कि नहीं मिलना चाहिए मत देने का अधिकार। बहुत लोगों को लगता था कि अशिक्षित लोगों को, यानी कि जो ज़्यादातर गरीब हैं, उनको मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? तो यहाँ उत्तर में देखेंगे कि हमारे विचार से भारत में सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को। इन वयस्क में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वोट देने के अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य समानता का पालन भी नहीं करते हैं। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और देश के हित में निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक भेदभाव का ही रूप था, लेकिन हम अपने विचार से यह कह सकते हैं कि भारत में सभी वयस्कों को, यानी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उनको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।